आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में तलाकशुदा पत्नी डिलीवरी कराने के लिए आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए जानते हैं विस्तार के साथ। विशाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। विशाल पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है, काफ़ी रुपया पैसा है और अभी कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब पास पड़ोस वाले, उसके यार दोस्त रिश्तेदार उससे कहने लगते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी हुई है और तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन विशाल अपनी बच्ची की तरफ देखा है। उसकी उम्र 5 साल थी। यह सोचता है कि अगर मैं दूसरी शादी कर ली तो मेरी बच्ची का क्या होगा। तो विशाल दूसरी शादी से साफ-साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरी बच्ची है और यह मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं इसी को अपने साथ रखूँगा और अच्छी तरह से इसका पालन-पोषण करूँगा। इसके बाद उसके पड़ोसी घर वालों और रिश्तेदार उससे शादी को कहना बंद कर देते हैं और विशाल अपनी बच्ची के पालन पोषण करने लगता है। लड़की का नाम निशा था। निशा स्कूल जाया करती और जो जो भी ख्वाहिश उसकी रहती है, उसके पिता विशाल तुरंत उसे पूरा कर देते हैं। काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन थी और अच्छा खासा रुपया पैसा उसके पल्ले में था। धीरे-धीरे समय बीतता गया और निशा बड़ी होती गई और उसका स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, तो उसकी इच्छाएँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब वो कॉलेज जाते समय अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी और कॉलेज में वह अलग तरह की ज़िंदगी जीने लगती है। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट लाइफ दिया करता है, वैसे वह ज़िंदगी नहीं जी जिया करती थी। वह तो कॉलेज के अंदर जाती और लड़कों के साथ रहती और इधर-उधर किया करती है और ऐसे ही अपने जीवन को जीने लगती है। अब उसके पिता विशाल को जब जैसे यह बात पता चलती है, तो उसे पहले तो थोड़ी चिंता होती है, लेकिन वह सोचते कि कोई बात नहीं, मेरी इकलौती बेटी है, फिर कुछ दिनों के बाद इसकी शादी हो जाएगी तो इसे अपनी ज़िंदगी खुल के जीने नहीं दिया जाए। इस बात को सोचकर वह ऐसे ही चुप रह जाते हैं। धीरे-धीरे निशा के कॉलेज पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, तो उनके पास पड़ोस वाले विशाल की बेटी के बारे में बातें बनाने लगते हैं कि बेटी की जवान हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर अब तुम शादी नहीं करोगे तो बेटी कहीं न कहीं कोई गलत काम ना कर दे। ज़िंदगी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। यह बात विशाल को भी कहीं न कहीं सही लगती है। तो एक शाम जैसे ही बेटी घर आती है, तो पिता उसे कहने लगता है कि बेटा, अब मेरे हिसाब से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हें तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। निशा जब सुनती है कि पिता उसकी शादी करना चाहते हैं, तो वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी अभी मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मैं अभी शादी करूंगी। तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि बेटी पढ़ाई लिखाई तुम भले ही कर लेना, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी कर दे लेने दो, क्योंकि पास पड़ोस वाले बातें बनाने लगते हैं कि जवान बेटी घर में बैठा रखा है। तो निशा भी ना चाहते हुए भी हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी शादी करा दीजिए। उसके बाद विशाल इधर-उधर रिश्ता ढूँढता है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम सौरभ होता है। सौरभ जो कि अभी डॉक्टरी कर रहा है और कुछ दिनों बाद उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद वह भी अच्छा खासा रुपया पैसा कमाने लगेगा। सौरभ के माता-पिता खेती-बाड़ी किया करते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई करवा रहे हैं। ज़्यादा बड़े पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन इतना पैसा उनके पास कमा लिया है कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही है। इसी वजह से विशाल अपनी बेटी की शादी सौरभ के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सौरभ के घर वालों ने सौरभ और उनकी बेटी की शादी करने के लिए बात करते हैं। तय हो जाती है और एक निश्चित मुहूर्त निकालकर सौरभ और निशा दोनों की शादी करा दी जाती है। सौरभ और निशा की शादी हो गई थी और निशा सौरभ के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक
वह सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन धीरे धीरे निशा वहाँ पर भी इसी तरह रहने लगती है जैसे वह अपने मायके में रहा करती थी। अभी इस बात को देखकर निशा के सास ससुर बहुत ज़्यादा परेशान है और इधर सौरभ भी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे साफ साफ बोल देती है कि मैं तो अपने घर में ऐसे ही रहा करती थी, तो इसी तरह मैं यहाँ पर रहूँगी। मुझे तुम्हारी तरह रहने की आदत नहीं है। वह ससुराल के अंदर छोटे छोटे कपड़े पहना करती है और शॉपिंग करने के लिए घर से निकल जाया करती है, जिस वजह से सौरभ के घर वाले थोड़े परेशान होते हैं। लेकिन फिर सौरभ के माता पिता अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है तो यहाँ पर ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सौरभ को उन्होंने सहानुभूति दे दी थी और सौरभ वहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी शादी को 1 साल बीत गया था और अभी तक भी निशा का रवैया ऐसा ही रहता है। वह बिल्कुल भी इस बातें से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दिन के समय जब भी उसका मन किया करता वह घर से निकल जाया करती थी और लेट नाइट घर तक वापस आया करती थी। सौरभ के माता पिता एक दिन अपनी बहू से बात करने का फैसला करते हैं। जब एक दिन शाम को उनकी बहू घर आती है तो उसके बाद वह उसे समझाते हैं कि बेटी, यह सब कुछ ठीक नहीं है। जो तुम अपने मायके में करती थी वह यहाँ पर नहीं कर सकती और अब तुम्हारी शादी को भी काफ़ी समय हो गया है, तो यह सब कुछ करना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, यह सब चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन निशा उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और साफ साफ बोल देती है कि मैं तो इसी तरह रहूँगी। अब तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ। इस बात को सुनकर सौरभ के पिता चुप हो जाते हैं और अपने बेटे को फ़ोन करके इन सभी बातों को बता देते हैं। अब बेटा भी हैरान होता है और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। जाकर मामले को समझाने की कोशिश करता है। निशा से बात करने लगता है। कहता है कि निशा, यह सब जो तुम कर रही हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में के कायदे के साथ आराम से रहो। जिस तरह से बहू घर के अंदर रहती है इस तरह से तुम्हें रहना चाहिए। मेरे माता पिता को परेशान मत करो। अब निशा इन बातों से सुन लेती है, लेकिन इनमें से किसी बात पर भी अमल नहीं करती और जब सौरभ घर में रहता है तो उसे टाइम पर वह अपनी आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है और दोनों पति पत्नी ठीक ठाक रहने लगते हैं। लेकिन इन सभी आदतों को बंद करने की वजह से निशा थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहने लगती है। बेवजह सौरभ से लड़ाई करने लगती है। अब सौरभ को समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन निशा उल्टा उसे पर भड़क जाती है और तरह तरह की बातें उसे कहने लगती है। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भीख मांगने और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ शादी मना कर देती। अब इस बात को सुनकर सौरभ को भी गुस्सा आ जाता है और वह निशा पर हाथ उठा देता है। इसके बाद निशा फौरन अपने पिता के पास फ़ोन करती है कि पिताजी, इस घर में के अंदर मैं नहीं रह सकती, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो पिता पूछते हैं कि बेटी, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम वहाँ पर नहीं रह सकती। तो निशा बताती है कि आज मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। तो पिता कहते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ और देखता हूँ क्या बातें निकलती हैं। इसके बाद निशा के पिता सौरभ के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन सौरभ गुस्से में फ़ोन को नहीं उठाता है। अब निशा के पिता को चिंता होती है और इसी वजह से वह सौरभ के पिता के पास फ़ोन कर देते हैं और सौरभ के पिता फ़ोन उठा लेते हैं। वह वहाँ पहले तो उनसे हालचाल जानते हैं, उसके बाद वह पूछते हैं कि समधी जी, ऐसा क्या हुआ जो हमारी बिटिया परेशान हो रही है। तो सौरभ के पिता उन्हें सारी बातें साफ साफ बता देते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर भी छोटे कपड़े पहना करती है और लेट नाइट तक पार्टियों में जाया करती है।
अब हम अगर बहू को इन सभी चीज़ों से रोकते हैं तो वह हमारे बेटे से लड़ाई करती है। देखिए, इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। इसके बाद निशा के पिता इन सभी बातों को सुन लेते हैं और समझ जाते हैं। फिर वह कहते हैं, ठीक है समधी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं निशा से बात करता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वह निशा के पास फ़ोन करते हैं और उसको समझाने लगते हैं कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारा मायका था और वहाँ पर तुम्हारा ससुराल है। लेकिन निशा के दिमाग पे इनमें से कोई बात भी नहीं बैठी है, क्योंकि अभी तक भी उसे वही चीज़ लग रही थी कि जिस तरह वह अपने मायके में रहती है वैसे ही अपने ससुराल में रहेगी। इसके बाद निशा सभी बातों को सुन लेती है और झूठी हामी भर लेती है, क्योंकि उसके पिता उसे बहुत लाड प्यार करते थे। तो इसी वजह से वह अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वह निशा फिर से घर में शांत रहने लगती, लेकिन धीरे धीरे वह आदतें उसके बार बार बुला रही थी और इस वजह से वह घंटे तक फ़ोन पर बातें किया करती है। अब यह बात जब सौरभ नोटिस करता है तो उसे कहता है कि इस तरह से फ़ोन पर बातें मत करो, सभी लोग परेशान होते हैं और घर वाले अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। हालांकि निशा अपने दोस्तों से बात किया करती थी, लेकिन यह सब कुछ वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर निशा और सौरभ में दोबारा से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान सौरभ पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी चिल्लाहटी के कारण सौरभ निशा पर फिर से हाथ उठा देता है। अब यह बात सहन नहीं होती और वह वहाँ यहाँ से अपना सारा सामान पैक करती है और सीधा अपने मायके में चली जाती है। पिता जैसे ही अपनी बेटी को देखता है, उनकी बेटी रूठ कर आई है तो उसे कहने लगता है कि बेटी, तू रूठ कर क्यों आ गई? तो वह बताती है कि पिताजी, वो तो मुझे फ़ोन पर बात भी नहीं करने देते और ना ही कहीं बाहर मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाने देते हैं। ऐसी ज़िंदगी मुझसे नहीं काटी जाएगी। अगर आपने मुझे अब ज़बरदस्ती की तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूंगी। अब इस बात को सुनकर पिता भी शांत हो जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरी इकलौती बेटी है, अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसी वजह से वह उसे अपने घर में रखने लगते हैं। लगभग 7-8 महीना बीते हैं तो निशा के पिता सोचें कि अब बेटी का गुस्सा शांत हो गया होगा, अब मैं इसे यहाँ से भेज दूंगा। लेकिन 7-8 दिन के अंदर निशा अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा से लौट गई थी, क्योंकि पिता के घर से उसे रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। पैसा भी काफ़ी था और कोई भी किसी भी की तरह दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से वह दोबारा से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाने लगती है और लेट नाइट तक पार्टियों करके आया करती है। एक रात जब वह लेट नाइट पार्टी में लौटी है तो पिता अपनी बेटी से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी, अब तो काफ़ी दिन हो गए और मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। लेकिन इस बार निशा अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि पिताजी, उस घर में मुझे दोबारा से नहीं जाना है। ना तो उसके उनके पास पैसे होते हैं और ना ही वह मुझे अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं, तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, चाहे आप जो भी कर लो। इस बात को सुनकर पिता थोड़े चिंतित होते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बेटी, अगर ऐसा करोगी तो कैसे टाइम व्यतीत होगा? वह कह देती है कि मुझे सौरभ से तलाक चाहिए और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद पिता को बचपन से अपनी बेटी से प्यार किया करते हैं और वह उसकी बातों को भी मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा तलाक करा दूंगा। उसके पिता दूसरे दिन सौरभ को फ़ोन करते हैं और इन सभी बातों को बारे में बता देते हैं। अब सौरभ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था निशा की इन हरकतों से और इसी वजह से वह भी तलाक के लिए राजी हो जाता है और कह देता है कि ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आप हम दोनों को अलग करवा दीजिए, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अब दोनों तरफ के पक्ष मान जाते हैं और इसी वजह से
उनका एक पंचायती फैसला होता है और दोनों अलग अलग कर दिया जाता है। अलग होने के बाद सौरभ अपनी डॉक्टरी पर गौर देता है। इधर निशा दोबारा से अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाती है और पिता दोबारा से अपनी बेटी की चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसको अलग हुए 6-7 महीने बीत जाते हैं, वह अचानक से निशा को पेट फूलने लगता है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब यह बात जब निशा के दोस्त भी नोटिस कर लेते हैं तो इसी वजह से वह अब उससे अलग रहने लगते हैं, क्योंकि निशा का पेट बढ़ने लगा था और उन्हें डर था कि कहीं यह हमारे साथ घूमने फिरने के लिए गई और इसे कुछ हो गया तो वह सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से वह सभी उससे दूरियां बना लेते हैं। अब दूरियां बनाने के बाद निशा दोबारा से अपने पिता के घर में रहने लगती है और वहीं पर धीरे धीरे समय के व्यतीत करने लगती है। अब समय आ जाता है उसकी डिलीवरी का और डिलीवरी के टाइम निशा के पिता उसे लेकर एक अस्पताल में पहुंच जाते हैं। निशा जोर जोर से दर्द से चिल्ला रही थी और इसी दौरान अस्पताल का पूरा स्टाफ वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। उस स्टाफ में से एक डॉक्टर था जिनका नाम सौरभ होता है और सौरभ को यह पता नहीं था कि जो निशा के पेट में बच्चा है वह मेरा है या नहीं, लेकिन उसे यह पता है कि यह मेरी पत्नी थी और मैंने कभी इसके साथ खुशियों के पल बिताए थे। तो इसी वजह से वह डॉक्टर से उसके बारे में पूछने लगता है और वह कहता है कि इसका अच्छे से इलाज करो। इसके बाद जो डिलीवरी वाली डॉक्टर होती है वह उसके चेकअप करती हैं और उसे पता चलता है कि निशा के अंदर खून की कमी है और इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वह सिजेरियन के लिए कहती हैं, लेकिन उसके लिए वह निशा के पिता से ब्लड लाने के लिए बोल देती हैं। अब पिता ब्लड के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं और उसे समय ब्लड की शॉर्टेज थी तो उन्हें भी ब्लड नहीं मिलता। अचानक से तेज बारिश भी होने लगती थी तो इसी वजह से दूर से ब्लड लाना भी इम्पॉसिबल था। उसके पिता डॉक्टर से कह देते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं हो पाया, आप ही कहीं से अरेंज कर दीजिए, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। अब इसके बाद डॉक्टर साहिबा भी इधर उधर कॉल करती हैं, लेकिन कहीं पर भी ब्लड का अरेंजमेंट नहीं होता है। उसके बाद यह बात जैसे भी ही सौरभ को पता चलती है तो वह अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैडम, मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन इसकी जान बचा लीजिए, क्योंकि यह मेरी जानने वाली है। इसके बाद डॉक्टर सौरभ का एक यूनिट ब्लड लेते हैं और उसके बाद निशा का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद निशा ने एक लड़के को जन्म दिया था और जैसे ही निशा होश में आती है तो अपने बच्चों को देखकर अपने सभी दुख भूल जाती है। निशा खुश होती है। उसके बाद डॉक्टर साहिबा आती हैं। अब वह डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगी। इसके बाद मैडम कहती हैं कि धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, डॉक्टर सौरभ का कीजिए। उनकी ही वजह से आज तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था। अगर वह टाइम पर अपना ब्लड नहीं देती तो शायद आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो निशा कहती है कि डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। निशा को अभी तक यह नहीं पता था कि सौरभ डॉक्टर साहब हैं, वह उसका वही पति है जिनको वह छोड़ आ गई थी और उसने कह दिया था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सौरभ उसके कमरे में आता है और निशा जैसे ही सौरभ को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। अब निशा के आंसुओं को देखकर सौरभ कहता है कि निशा, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी जान बच गई है, तुम भी सुरक्षित हो, तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित है, अब इसमें रोने वाली भला कौन सी बात है। इसके बाद निशा सौरभ से माफ़ी मांगने लगती है और सौरभ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सौरभ सोचता है कि यह क्या ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि जो लड़की अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई थी वह आज उससे माफ़ी मांग रही है।
तो उसे पूछने लगता है कि निशा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रही हो। वह बताती है कि देखो, यह तुम्हारा ही बच्चा है और तुमने अलग होने के बाद मैंने दोस्तों के साथ घूम फिर कर देख लिया, लेकिन जब मैं हमारा बुरा वक्त होता है तो उस समय कोई साथ नहीं देता, क्योंकि 3 महीने लगातार निशा घर के अंदर रही थी और घर के अंदर रहने के बाद उसे पता चल गया था कि फैमिली एक अलग चीज़ होती है और दोस्ती की अलग चीज़ होती है। इस बात को सोच-सोच कर डिलीवरी से पहले ही उसकी माँ बन गई थी कि वह सौरभ से बात करेगी। लेकिन डिलीवरी के दौरान जब सौरभ ने अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई तो एकदम से उसे इन सभी बातों पर बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है। वह सौरभ के सामने फूट-फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सौरभ, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब तुम मुझे जैसे जिस तरह से रखोगे, इस तरह से रह लूँगी। कोई भी कमी तुम्हारे परिवार में नहीं निकालूँगी। और सौरभ कहता है कि निशा, तुम हमारे यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाओगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हम लोग तो गरीब लोग हैं और भिखमंगे हैं, तो हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकते। लेकिन निशा फूट-फूट कर रोने लगती है, रोते हुए कहती है कि सौरभ, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम है, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया। इसके बाद सौरभ अपने बच्चे की तरफ देखा है और उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है। वह सोचता है कि अगर मैं इससे शादी नहीं की, इसने किसी और से शादी कर ली, तो इस बच्चे का क्या होगा। वह निशा से कह देता है कि ठीक है निशा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा और हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पिता को मेरे पिता से बात करनी होगी। अपने घर वाले को मैं मनाने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर निशा के चेहरे पर हँसी आ जाती है। वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने पिता को आपके पिता के पास भेज दूँगी और वह अच्छी तरह से उनसे बात कर लेंगे। फिर हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। अब जैसे ही निशा थोड़ी-सी ठीक होती है, तो अपने पिता से इस बात को बता देती है और कहती है कि पापा, दोबारा से सौरभ के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर पिता एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि सौरभ को अस्पताल में देखने के बाद वह भी यही बात सोच रहे थे। अब निशा के पिता सीधा सौरभ के पिता के पास पहुँच जाते हैं और दोबारा से दोनों बच्चों का घर बसाने की बात करने लगते हैं। अब सौरभ के माता-पिता पहले तो मना करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सौरभ आता है और अपने माता-पिता को पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि निशा से मैं अच्छी तरह से बात कर ली है और कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसे हमारे साथ रहने के लिए कह दो। अब वह अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेगी। इसके बाद सौरभ के माता-पिता भी उसकी बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और निशा को दोबारा से सौरभ के घर में आ जाती है। पुरानी बातों को सोच-सोच कर निशा कभी-कभी अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया करती, लेकिन सौरभ उसे समझा देता, कहता है कि कोई बात नहीं, जो होगा उसे भूल जाओ और जो आगे है, ज़िंदगी के बारे में सोचो, हमारे आने वाले कल के बारे में। हमारा एक प्यारा-सा बच्चा है, इसके देखो। पति-पत्नी के जिसमें पत्नी ने अपना खराब आदतों के चलते अपने पति को तलाक दिया, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ में आ गया और दोबारा से वह अपने पति के साथ रहकर घर बसाने लगी। निशा के बारे में आपका क्या कहना चाहते हो? निशा के पिता के बारे में, सौरभ के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।